हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग अपनी पिछली वीडियोस में एलिमेंट्री रिएक्शंस देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ, नोट करिए, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस। द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सो एलिमेंट्री रिएक्शन हमारी क्या थी, जिनके लिए मॉलिक्युलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के सम के इक्वल होती थी। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जो दो या दो से अधिक स्टेप में हैपन होती हैं। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोज विच अकर्स इन मोर देन टू और मोर देन टू स्टेप्स। इन these type of reaction we can calculate order of reaction of complex reaction. So complex reaction क्या होती हैं? which occur two or more than two steps, which occur two or more than two step. अब इसमें जो स्टेप होते हैं वो फास्ट स्टेप भी हो सकते हैं और स्लोएस्ट स्टेप भी हो सकते हैं। सो जो स्टेप होते हैं, स्टेप्स क्या हो सकते हैं? फास्ट भी हो सकते हैं एज वेल एज स्लो भी हो सकते हैं। और जो भी हमारी काइनेटिक्स होगी, रेट होगी, उन सबको हम लोग स्लो स्टेप, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। यानी हमारे पास कई टाइप की इसमें कई स्टेप आएंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप से रिएक्शन है, हम लोग ग्राफ से समझते हैं इसमें, और भी देख लेते हैं जैसे फास्ट एज वेल एज स्लो। तो इसको हम लोग समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। जैसे हमारे पास हो गया ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हो गया हमारे एनर्जी, और कई सारे स्टेप हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट बन रहा है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से कई सारे ये हो रहे हैं हमारे इस तरीके से, और ये क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। सो यहाँ से ए बना, फिर ऐसे आया बी बना, और ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट 1, ये है ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये है ट्रांजिशन स्टेट 3। तो TS1, TS2 एंड TS3 हमारे क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले ग्राफ से कि फास्ट एज वेल एज स्लो का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन कितने स्टेप में हुई है ये रिएक्शन? तो रिएक्शन के लिए जब हम लोग स्टेप लिखते हैं तो इसमें ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन ये कितने स्टेप में बन रही है? वो R2A में जा रहा है। इन सब स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। R2A, फिर A to B एंड B to P, ये सब जो स्टेप हैं ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्री स्टेप्स कहलाते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। सो अगर हम लोग इसको ओवरऑल सम कर दें तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट्स क्या हो गए हैं? कैंसिल आउट हो गए हैं, और क्या बन गया? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग इंटरमीडिएट को क्या करने की कोशिश करते हैं? एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सो वी should eliminate intermediates in कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें क्या करना चाहिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए। सो एलिमिनेट करते हैं। और एक और चीज़ आती है, अब यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ से फिर से देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन स्टेट 1, 2 और 3 आई हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग एनर्जी बैरियर की बात करें, सो यहाँ पे एनर्जी बैरियर हम लोगों ने मान लिया एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, और ए है EA2,
और यहाँ पे है EA3। तो इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक पहाड़ी से। तो हमारे पास 3 तरीके की पहाड़ हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग देखें कि जिस पहाड़ की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होती है वहाँ से उसको पार करने में हमें उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? TS3 वाली, जो मतलब B2P वाली जो चोटी है TS3, वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली है। और यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, वो जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्टिव करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होगी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए पड़ेगी तो हम लोग क्या होंगे, स्लो चलेंगे। यानी जो हमारा जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी और वो रिएक्शन का रेट उतना ही स्लो होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे नोट कर लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। सो यहाँ पे हमारा जो स्टेप है R2A और जो A to B स्टेप है ये फास्टेस्ट स्टेप है, और B to P क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है। तो हमारा जो रेट लिखा जाएगा, मान लीजिए इसके लिए K1 है रेट कांस्टेंट, K2 और B to P के लिए K3 है। तो जो रेट लिखा जाएगा वो रेट इज इक्वल टू K3 द कंसंट्रेशन ऑफ B। अब हमें B को एलिमिनेट करने के लिए अब यहाँ पे देखिए B को एलिमिनेट करने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन लिए जाते हैं। कुछ इसमें से इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन भी होते हैं और कुछ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन एंड स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इक्विलिब्रियम स्टेप्स ऑलवेज फास्ट, जो भी इक्विलिब्रियम स्टेप्स होते हैं या इक्विलिब्रियम होता है, हमें नोट करिए इसको, इक्विलिब्रियम हमेशा कैसा होगा, फास्टेस्ट स्टेप होगा। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम वाले स्टेप भी आ रहे हैं और इरिवर्सिबल स्टेप भी आ रहे हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं उसमें रिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल होता है और इरिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जबकि इक्विलिब्रियम स्टेप या इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन केवल इक्विलिब्रियम स्टेप के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सो हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाने से क्या रेट इक्वेशन बनती है, और हम लोग जब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो किस तरीके की हमारा रेट लॉ हमें मिलता है। सो नोट करिए, इक्विलिब्रियम स्टेप हमेशा फास्टेस्ट स्टेप होगा। और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं उसमें हम लोग कितने टाइप के अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन और SSA अप्रोक्सीमेशन। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है SSA। इन शॉर्ट हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को क्या लिखते हैं, SSA। सो SSA को हम लोग अब समझ लेते हैं कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। सो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या लिखते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, सबसे पहले इट इज एप्लीकेबल टू बोथ टाइप ऑफ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल स्टेप। दैट मीन्स इसको हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल स्टेप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो SSA लगाते हैं वो किसके लिए हम लोग लगाते हैं, इंटरमीडिएट्स के लिए लगाते हैं। जैसे अभी हमारे पास था रिएक्शन R2A, A to B और B to P। इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 था, इसके लिए K2 था और इसके लिए K3 था। तो जो हमारे पास इंटरमीडिएट देखिए रिएक्शन में तो आ नहीं रहे थे, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इन शॉर्ट लिखते हैं इसको SSA। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होता है उसमें इंटरमीडिएट जो होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं। दैट मीन्स उनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। दैट मीन्स इफ वी ड्रॉ द ग्राफ
of concentration versus time. So the first one, the concentration of reactant decreases, and if this is the condition, the constant condition, the concentration remain constant, and then it converted into the product, then this step from, and this is R, this is A, this is B, and this is P. So from A to B, the concentration of intermediates remain constant. So we can write the concentration of intermediate, the concentration, square bracket का मतलब क्या है, concentration of intermediates remain constant. So if we differentiate it with respect to time, so d upon dt of intermediates is equal to 0. So the ये क्या कहलाता है, d concentration upon dt, that means the change in concentration with respect to time is called rate. The change in concentration with respect to time is called rate, and rate of reaction of intermediates is equal to 0. So we can write rate of, very very important, rate of formation is equal to rate of deformation. Rate of formation is equal to rate of deformation. जब भी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो वहाँ पे इंटरमीडिएट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और जब उसका रेट निकालेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा. दैट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन. सो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम लोग अप्लाई करेंगे. सो इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू अवर क्वेश्चन, व्हाट हाउ वी कैन अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन. सो कंसीडर अ रिएक्शन occurs in such a manner that A to B, the rate constant is K1, and from B to A is K minus 1, and the second step is B plus, we consider here K2, and from B to C, B plus C is equal to D. So this is K3. अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत, अगर उन्होंने नहीं भी लिखा है कि हमारे पास फास्ट स्टेप कौन सा है और स्लो स्टेप कौन सा है, तो अभी मैंने जो बताया कि जो इक्विलिब्रियम स्टेप होगा वो हमारा फास्ट स्टेप होगा. दैट मीन्स द रिवर्सिबल स्टेप इज़ फास्टेस्ट स्टेप एंड इरिवर्सिबल स्टेप इज़ आवर स्लोएस्ट स्टेप. सो हेयर वी कैन राइट A to B and B to A for this K1 and K2 are the rate constant for A to B and B to A. So this is our fast step, and this is our slow step. So हम लोग जो रेट लिखेंगे वो किस स्टेप्स के वजह से लिखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप की वजह से लिखते हैं. सो हमारे पास जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K3B इंटू C, P इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C. सो अब इसमें हम लोग दोनों अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं. रेट का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ D with respect to time. This is our rate. Formation of D with respect to time is our rate, and it is written as K3B and C. Law of mass action अप्लाई कर दिया यहाँ पे K3BC. तो अब यहाँ पे हम लोग दोनों अप्रोक्सीमेशन लगा के देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन. तो हम लोग फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं क्या, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन. नोट डाउन इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन. अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए. इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन. सो इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन किससे देते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम स्टेप से. सो क्या आ जाएगा, क्या होता है, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. concentration of product is B upon concentration of reactant, sorry, A. So this is B upon A. तो हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट का चाहिए. सो दैट इम्प्लाइज B is equal to K1
अपॉन K2A, K1 अपॉन K2A आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाए, और यहाँ पे जो K1 अपॉन K2 है इसको हम लोग कैपिटल K लिख सकते हैं, दैट मीन्स इट इज़ K इक्विलिब्रियम A, K इक्विलिब्रियम A, सो दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब हमारे पास जो रेट है, रेट में हम लोग अप्लाई कर देंगे क्या, ये हमारे इक्वेशन 1 हो गई थी, तो अब हम लोग जो B का कॉन्सेंट्रेशन आया है उसमें हम लोग B का कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। A प्लस B2C, सॉरी जो इक्वेशन है वो है A प्लस B2C फॉर्म हो रहा है, और B प्लस 2C, सो यहाँ पे जो हमारे पास C हो जाएगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो ये हो गया, और यहाँ पे A B प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, सो ये हो जाएगा C अपॉन A इंटू बी। वैसे भी कर सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन है हम लोगों का प्रीवियस ईयर में पूछा गया उससे रिलेटेड करना है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू बी, एंड दिस इज द K equilibrium and this is the concentration of C. So put the value of the concentration of C in equation number 1. So here rate is equal to कितना हो गया, K3B, और C की जगह कितना, K equilibrium आ जाएगा, concentration of A and concentration of B. So rate क्या आ गया, rate of formation of D K3, K equilibrium A and B का होल स्क्वायर। सो अगर यहाँ से ऑर्डर पूछा जाए, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू A एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू B एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू B। सो ओवरऑल जो ऑर्डर आएगा वो 1 प्लस 2 से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन से। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, SSA इन शॉर्ट क्या लिखते हैं इसको हम लोग, SSA, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। सो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास क्या है, इसमें हम लोग दोनों स्टेप इंक्लूड करते हैं, रिवर्सिबल स्टेप भी इंक्लूड करते हैं और इरिवर्सिबल स्टेप भी इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज फास्ट एंड स्लो। सो रेट इक्वेशन इज सिमिलर टू एज दैट ऑफ इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, दैट इज रेट इज इक्वल टू K3BC। क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के जो फॉर्मेशन है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी से हम लोग रेट लिखते हैं। सो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट। सो यहाँ पे ये हमारे लिए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा रेट। अब हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जब अप्लाई करेंगे, सो A प्लस B2C, सो हम लोग क्या करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में, इंटरमीडिएट, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो C आ रहा है, इंटरमीडिएट क्या आ रहा है, C आ रहा है। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अब, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ C। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, सो दिस इज K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। जब भी हमें क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C है, दैट मीन्स C बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा रेट कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, K1 अप्लाई करेंगे, और यहाँ से A और B के कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ C, अब देखिए C से वापस A B बन रहा है, यानी डिफॉर्म हो रहा है, उसके लिए रेट कांस्टेंट कितना है, K2 है। सो K2 और इधर हो गया C, और कहीं पे डिफॉर्म हो रहा है, हाँ इस स्टेप में भी C डिफॉर्म हो रहा है, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अब यहाँ के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K3 है, और ये B अप्लाई कर देंगे, B, और ये हो गया C। अब हमें किसको एलिमिनेट करना है, C के कॉन्सेंट्रेशन को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से हम लोगों के पास देखिए C मिल रहा है, सो ये हो गया K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉमन आ रहा है, इधर बचा K2 प्लस K3B, ये हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितना निकल के आ जाएगा, K1A B
अपॉन K2 प्लस K3B। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो जो रेट आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, दैट इज़ द रेट इज़ इक्वल टू K3B, C की जगह K1AB अपॉन K2 प्लस K3B। ये हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, K1 K3AB स्क्वायर अपॉन K2 प्लस K3B। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आया। तो अब यहाँ से एक ट्रिक है कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तब डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जब भी इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे डिनोमिनेटर में 1 होगा, और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तब हमें जो रेट कांस्टेंट मिले, जो हमें डिनोमिनेटर मिलेगा वो K2 और B, मतलब जो रेट कांस्टेंट हैं वो भी साथ में होंगे और साथ में कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा। सीधी सी बात ये है कि अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं तो वहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी, और अगर हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं तो वहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ हम लोगों को मिलेगी। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे होंगे, फ्रैक्शनल होंगे। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोगों को ऑर्डर के बारे में बात की जाए, सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसी टाइप का ऑर्डर भी होगा, लेकिन अगर हम लोग को एलिमेंट्री टाइप में चाहिए सो यहाँ पे हम लोग और अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से ले सकते हैं कि K2 वेरी वेरी ग्रेटर देन K3B। सो जो K2 आ जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन आएगा वो इसी के बराबर आ जाएगा, और जब हम लोग K3B का अप्रोक्सीमेशन लेंगे, K3B इज़ ग्रेटर देन K2, तब क्या हो जाएगा, K3B हो जाएगा। K3 से K3 कैंसिल, देखिए ऐसे हो जाएगा K1 K3AB स्क्वायर अपॉन K3B हो गया, और B से B कैंसिल हो गया, K3 से K3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K1A और B आ गया। तो यहाँ से जो ऑर्डर आया वो कितना आया, सेकंड ऑर्डर। और अगर हम लोग K2 टाइप का अप्लाई करेंगे तो यहाँ से बचेगा K1 K3 अपॉन K2, इसको हम लोग क्या हटा देंगे जब ये है कंडीशन होगी। सो यहाँ से बचेगा हमारे पास A और B का स्क्वायर, और जो K1 अपॉन K2 था वो क्या था, K इक्विलिब्रियम था, तो इस टाइप से आ जाएगा K3 K इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द ऑर्डर। सो हेयर फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दोनों अप्लाई करके देखे, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब सेकंड वाला जो हम लोग लिख रहे हैं तो सेकंड वाले में अप्लाई करके देख रहे हैं दोनों चीज़ें, या फिर अगर हम लोगों को इक्विलिब्रियम लगाना है तो इक्विलिब्रियम भी लगा सकते हैं। सो नोट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज 2A2, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है, एंड देन A2B के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और इससे फॉर्मेशन हो रहा है C का, और उसके बाद है A2 प्लस C से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसके लिए रेट कांस्टेंट है K3। हेयर K1 एंड K2 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड K3 इज रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए K1 और K2 क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हैं, A2 के लिए या C के लिए हम लोग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जब नहीं लगा पाएंगे तो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। दैट मीन्स स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम लोग वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो एक पहचान होती है कि हमें कब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना है और कब इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं, सो केवल हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। तो हम लोग, और ये जो स्टेप है, अब यहाँ पे भी फास्ट और स्लो कुछ नहीं लिखा है, सो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है, और जो इरिवर्सिबल स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। सो रेट हम लोग कैसे देंगे, रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P,
इज इक्वल टू K3 A2C, K3 A2C। अब हमें एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर देंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर देंगे। सो द फर्स्ट वन इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए K1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से देखिए A2 का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, A2, क्योंकि दोनों क्या है, A2 और C दोनों ही क्या है, इंटरमीडिएट हैं, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, K1 A² आ गई, मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, यहाँ से A2 आ गया। देखिए अब हमें C चाहिए, तो C कहाँ से आएगा, सेकंड वाली रिएक्शन से। सो K2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हो गया B। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C चाहिए हम लोगों को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू K2 AB। सो बस A2 और C, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Put the value of A2 and C in equation number 1. So we get rate is equal to K3, A2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A2 की जगह K1 A² and C की जगह K2 concentration of A and concentration of B. So here K1 capital K1 capital K2 and K3 small A cube B। सो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया है। डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 1। ओवरऑल जो रहता है वो न्यूमरेटर में ही रहता है। और यहाँ से अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 3 विद रिस्पेक्ट टू A एंड B विद रिस्पेक्ट टू 1। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गए होंगे। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इससे हमेशा काइनेटिक्स से जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना होता है। तो ये 4 मार्क्स में CSIR नेट में पूछे जाते हैं, गेट में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। IIT JEM के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और IIT JEE के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन चल रही थी हम लोगों की, वो भी IIT JEE से लेके पूरा CSIR नेट तक इम्पोर्टेंट है। और ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये भी IIT JEE से लेके CSIR नेट और UPSC जियो साइंटिस्ट तक इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को सिस्टमेटिक देखना है। इनसे रिलेटेड अब हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। दैट मीन्स एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के एक साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। सो अगर जो आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल पे वीडियोस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।